हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चों, हमारा जो क्लास है वो फंडामेंटल राइट का टॉपिक चल रहा है उसमें, जिसमें हम आर्टिकल 12, 13 और 14 पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे मेरे आर्टिकल्स 12, 13 और 14 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो आर्टिकल हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सभी आर्टिकल एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आर्टिकल 15 आज हम पढ़ने वाले हैं। राज्य के द्वारा सामाजिक समानता लाने का प्रयास। बच्चों देखिए, हमारा जो देश है उसमें सामाजिक रूप से काफ़ी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो राज्य ने यह चीज़ देखी कि राज्य में बहुत ज़्यादा सामाजिक असमानता है। तो उसके लिए बच्चों, समाज को अच्छा बनाने के लिए, समानता लाने के लिए हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 15 में कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जिससे समाज में समानता आ जाए। तो वही आज हम स्पेशल प्रोविज़न और जो फंडामेंटल राइट में जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आर्टिकल 15 से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 15(1) है। 15(1) में हम देख लेते हैं क्या बातें लिखी गई हैं। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि राज्य केवल नागरिकों के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, राज्य केवल ओनली सिटीजन के साथ धर्म, जिसे हम रिलीजन बोलते हैं, मूलवंश, रेस, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जिसे हम बर्थ प्लेस भी कहते हैं, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि राज्य केवल नागरिकों के साथ, ओनली सिटीजन के साथ, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स एंड बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, या कोई नौकरी पाने के लिए आप कहीं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, या किसी काम के लिए आप सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, तो वह आपके रिलीजन को देखकर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आपको वह मना नहीं करेगा कि आप इस रिलीजन के हैं तो हम आपका काम नहीं करेंगे या हम आपको जॉब नहीं देंगे। इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कौन? राज्य। देखिए बच्चों, राज्य शब्द को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। तो जो भी बच्चे स्टेट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आर्टिकल 12 को अच्छे से देख लीजिए। जैसे रेस के आधार पर भी भेदभाव नहीं। आप लोग ने देखा होगा हमारे देश में अलग अलग मूल वंश के लोग रहते हैं। जैसे आप असम साइड चले जाइए, आप साउथ साइड चले जाइए, है ना, आप जम्मू कश्मीर साइड चले जाइए, आप गुजरात साइड चले जाइए, है ना। तो अलग अलग रेस के लोग दिखाई देते हैं। ठीक है। जैसे कि असम के लोग हैं, फिर आप देखिए पास में ही हमारा देश नेपाल, हमारा ही पड़ोसी देश नेपाल है ना। तो वहाँ के भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग हमारे भारत में जॉब करते हैं, है ना, आर्मी में, पुलिस में। तो हम उनके शकल फेस को देखकर हम उनके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। हम हमारे जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले भाई बहन हैं उनके फेस और शकल को देखकर हम उनके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे कि अरे आप तो चीनी टाइप के लग रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे वो किसी भी राज्य के द्वारा जो भी लाभ दिए जाते हैं वह बहुत अच्छे से वो प्राप्त कर लेंगे। राज्य में बैठे हुए लोग उनके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट के आधार पर भी नहीं होगा। ठीक है, कि आप इस कास्ट के उस कास्ट के बिल्कुल नहीं करेगी, राज्य बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा। सेक्स के आधार पर, लिंग, महिला पुरुष, ठीक है, या थर्ड जेंडर, उनके साथ भी भेदभाव नहीं होगा। राज्य उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस, आपका जन्म चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे असम में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, आपके बर्थ प्लेस के आधार पर
आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब भेदभाव कौन नहीं करेगा बच्चों? तो राज्य नहीं करेगा। क्लियर बता दिया गया है, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केवल शब्द का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, केवल, ठीक है। ओनली, इन आधारों पर, इन ग्राउंड बेस्ड के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों? इसका मतलब ये है कि ओनली इन आधारों पे राज्य हमारे देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, पर दूसरे आधार जो हैं उनके साथ में बच्चों भेदभाव करेगी। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से आधार हैं। पहले देख लेते हैं कितने प्रकार के आधार हैं जिनके साथ में भेदभाव नहीं होगा। तो यह है बच्चों 5 प्रकार के भेदभाव जो मैंने आपको बता दिए: धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये 5 ऐसे ग्राउंड है जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किन आधारों पर भेदभाव कर सकती है। क्योंकि इतने पे तो मना कर दिया कि राज्य इन आधारों पे नहीं करेगी, पर अब कौन से आधारों पर करेगी यह हम देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकती है। अब अन्य आधार कौन से हैं बच्चों? ऐसे कौन से अदर ग्राउंड बेस है जिनके आधार पर भेदभाव कर सकती है राज्य? तो इसमें आप देखिएगा बच्चों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। आप लोग ने देखा है जब कोई वैकेंसी निकलती है, कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें क्लियर मेंशन कर दिया जाता है कि एजुकेशन क्या होगा, कौन लोग इसको अप्लाई करेंगे और किसने किस प्रकार की एजुकेशन ली है, उसके आधार पर नोटिफिकेशन में पूरा बता दिया जाता है। नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर लिखा रहता है कि जिस जिस व्यक्ति ने ये डिप्लोमा किया है या जिसके पास यह डिग्री है या ग्रेजुएशन है वो भर सकते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि देखिए पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, पर देखिए सरकार ने या राज्य ने कैसी वैकेंसी निकाली है उसमें क्लियर लिख दिया गया है कि ओनली ग्रेजुएशन, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। तो आप इसको कहीं पर भी जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि देखिए पढ़ा लिखा मैं भी हूँ पर मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ओनली ग्रेजुएशन वालों को लिया जा रहा है। तो इस आधार पे हम कहीं जाके चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में। राज्य इस आधार पे भेदभाव करती है और ये सही है, ये कोई गलत नहीं है, इस आधार पे भेदभाव कर सकती है। दूसरा है बच्चों शारीरिक मापदंड, फिजिकल पैरामीटर्स। आप लोग ने देखा होगा आर्मी में, पुलिस में, स्पेशली आर्मी में आप देखिएगा अच्छी खासी हाइट की ज़रूरत रहती है, मतलब कि 6 फुट, 5.5 फुट से ज़्यादा हाइट कंपलसरी होती है। पर आप लोग ने देखा है नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो असम, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये ऐसे जो लोग रहते हैं जिनकी हाइट बड़ी कम होती, 5 फुट से भी काफ़ी कम होती है, पर उनको भी तो आर्मी में ले लिया जाता है। तो बिल्कुल, है ना। तो अब कोई यह नहीं कह सकता है दिल्ली का कोई व्यक्ति या राजस्थान का या पंजाब का कि देखिए मेरी हाइट तो इतनी है पर मुझे क्यों नहीं लिया गया, और उन्होंने असम के लोगों को ले लिया जिनकी हाइट 5 फुट से भी कम है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। राज्य शारीरिक मापदंड के आधार पर भी भेदभाव कर सकती है, ये किसी प्रकार से गलत नहीं, ठीक है। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके साथ भी उनको उठाने के लिए अन्य लोगों के साथ भेदभाव कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको अब जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज स्कूल में, है ना, रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10%। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति है आके नहीं बोल सकता कि देखिए राज्य हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। राज्य ओनली इनके साथ इन आधारों पे भेदभाव नहीं करेगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पे बिल्कुल नहीं करेगी, पर दूसरे आधारों पे तो कर लेगी बच्चों। आप समझ चुके हैं ना कि वो किस आधार पे कर सकते हैं। कंपटीशन, एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, किसी के कम आते हैं किसी के ज़्यादा आते हैं, कट ऑफ जारी होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्ज़ाम हमने भी दिया है पर
हमें तो क्यों नहीं लिया है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राज्य इन आधारों पे भेदभाव कर सकती है, पर जो मैंने ऊपर आपको 5 टाइप बताए हैं उन आधारों पर राज्य बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सब बात कहाँ बोली गई है बच्चों? तो आर्टिकल 15(1) में बोली गई है। देखिए बच्चों, आपको आर्टिकल याद करना इम्पोर्टेंट्स नहीं है ना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस आप इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं बस आप उनको समझ लीजिए, बाकी सब आसान हो जाता है ना। तो आप इनके अंदर जो बातें हैं उनको समझिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फैक्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, फैक्ट आप अपने आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब 15(2) की बात करते हैं। आर्टिकल 15(2), अनुच्छेद 15(2), इसमें भी कुछ बातें बोली गई हैं। राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कुछ स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगी। जैसे स्थान वो कौन कौन से हैं? प्लेसेस, जैसे कि दुकान, है ना। दुकान पर भेदभाव कोई नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति सामान लेने गया और उससे बोला कि नहीं आप तो इस धर्म के हो, नहीं नहीं आप इस जाति के हो, नहीं आपका सेक्स ये है, आप वहाँ से आए हैं, है ना, आप असम से आए हैं, आपका जन्म बंगाल में हुआ है, नहीं आपका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ, तो हम आपको दुकान से कोई भी सामान नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट जो रहते हैं बच्चों, है ना, वहाँ पर भी, है ना, वहाँ पर भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। होटल्स हैं, है ना, कुछ मनोरंजन के पब्लिक प्लेस हैं, है ना, जैसे पार्क हो गया, है ना, और ऐसे बहुत सारे, जैसे सिनेमा घर हो गया, तो वहाँ पर भी बच्चों आपके साथ में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, आपको वो जाने देगा, आने देगा, जाने देगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और क्या है बच्चों, जैसे वेल्स है, टैंक्स है, रोड है ना, स्नान घाट है, ऐसे और भी जितने स्थान हैं वहाँ पर भी आपको जाने से नहीं रोकेगी, उनके उपयोग और प्रयोग से भी नहीं रोकेगी आपको। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये सब बच्चों क्या है, ये राज्य के द्वारा संचालित होने चाहिए। जितने भी प्लेसेस हैं ये राज्य के द्वारा संचालित होने चाहिए। कौन सी चीज़? ये वाली चीज़, है ना। जैसे कि मान लो नगर निगम ने कोई स्विमिंग पूल बनाया है, तो आप जाके वहाँ नहा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि नगर निगम किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का राज्य है वो, तो आपको नहीं, कोई नहीं रोकेगा। रोड, आपको रोड में चलने से भी कोई नहीं रोकेगा, स्टेट भी नहीं रोकेगी, है ना, क्योंकि रोड को किसने बनाया होगा? स्टेट ने बनाया होगा, है ना। तो स्टेट आके नहीं बोल सकती कि आप रोड पे मत चलिए, नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो आपको कोई कुआं है, कुएं से पानी पीने से भी मना नहीं कर सकती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बच्चे इतनी छोटी छोटी बातें संविधान में क्यों लिखी गई है? बच्चों, हमारा ऐसा समाज था और अभी भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, इसीलिए हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान को बनाया है, जिससे हमारे देश की जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, समस्या ना हो। हमारा संविधान बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसमें बोला कि राज्य के द्वारा संचालित, बिल्कुल, ये कुछ कुएं हैं, रोड हैं, स्नान घाट हैं, है ना, नहाने वाले स्थान हैं। तो बच्चों वहाँ पे क्या है कि वो, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, है ना, या कोई ग्राम पंचायत के द्वारा कोई चीज़ बनाई गई है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चों निजी कुआं, निजी स्विमिंग पूल, प्राइवेट स्विमिंग पूल, है ना, और भी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति, उसका खुद का स्विमिंग पूल है, तो वो बच्चों आपको रोक देगा, वो उसका खुद का है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम
किसी के भी कुएं में जाके पानी पी ले, वो किसी का व्यक्तिगत पर्सनली कुआं है, वो ही पीता है, बाकी किसी को नहीं पीने देता, वो उसकी खुद की ज़मीन में है, तो वो रोक देगा बच्चों, वो मना कर देगा कि आप मत आइए। तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि देखिए संविधान में तो यह लिखा है पर यह व्यक्ति तो हमें मना कर रहा है। वो उसका कुआं है, उसका खुद का प्राइवेट कुआं है, तो वो उसका जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकता है, उसमें हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। ठीक है बच्चों, तो इन आधारों पर क्या होगा, भेदभाव नहीं करेगी राज्य। दुकान का मतलब समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि कटिंग की दुकान आ जाएगी, है ना, हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं वह भी आ जाएगा, और जहाँ पे हम राशन की दुकान लेते हैं वह भी आ जाएगा, है ना। तो दुकान का मतलब जितने भी छोटे बड़ी दुकानें होती हैं वो सब आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर भी बच्चों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। बाकी दूसरे आधार पर वो लोग कर सकते हैं भेदभाव, जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो दुकान का सामान नहीं देंगे, आपके पास में रुपए नहीं है तो वो होटल में नहीं जाने देंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टेट फंड, अब जो भी जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, अगर उन सबको क्या करती है, स्टेट ही तो फंड देती है, तो उनका भी यूज़ करने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हम लोग आर्टिकल 15(3) पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर बोला गया कि इन इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, पर बच्चों अब देखिए यहाँ से भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर देखिए आधे आर्टिकल तक तो बोला गया है कि भेदभाव नहीं होगा, पर यहाँ पे भेदभाव क्यों हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भेदभाव होगा, क्यों, क्योंकि समाज को उठाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं को और बच्चों को उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। आप लोग देखते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बच्चों के लिए भी तो बहुत सारे कानून और योजनाएं हैं। अब इसमें क्या है, इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। तो अब कोई पुरुष ये नहीं कह सकता कि देखिए हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि लिंग मतलब सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर यहाँ तो सेक्स के आधार पर भेदभाव हो रहा है। मेल मेंबरों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई योजना नहीं है, और फीमेल्स को देखिए कितनी सारी योजनाएं हैं। इस आधार पर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनको अपलिफ्ट करना है, उनको उठाना है, तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए बच्चों। इस क्लास से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नेट सेट का भी एग्ज़ाम हो, पॉलिटी का, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हमें कुछ जजमेंट याद रखने हैं, है ना। जजमेंट में है एक चंपकम, एक केस था, मद्रास सरकार ने एक ऐसा कुछ प्रोविज़न कर दिया था, जो एक चंपकम जो व्यक्ति थे वो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो इस जजमेंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी जजमेंट से एक नया आर्टिकल जुड़ जाता है। इस जजमेंट में क्या हुआ था बच्चों, मद्रास सरकार थी, उसने यह काम किया था कि वहाँ पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट वाले सरकारी, क्योंकि वही राज्य की तरफ से फंड होते हैं और संचालित होते हैं, तो मद्रास सरकार ने क्या काम किया था कि उसने जो भी सीटें होती थी उनको कास्ट के आधार पर रिजर्व कर दिया था, आरक्षित कर दिया था, कि अदर्स लोग थे उनके लिए रिजर्व है, एसटी एससी, है ना, और पिछड़े वर्ग, और भी जो उनसे जितना बना उतना उन्होंने रिजर्व कर दिया। तो उन्होंने तो सबके लिए सीट रिजर्व कर दिया। तो यही केस लेकर चंपकम सीधे कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट 15 का वायलेशन हो रहा है। तो कौन सा वायलेशन हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कास्ट के आधार पे, है ना। तो पर यहाँ पे तो होने लगा बच्चों कास्ट के आधार पे भेदभाव सभी के साथ में। तो बच्चों फिर एक जजमेंट आया, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि मद्रास जो सरकार है, मद्रास राज्य है, जिसको आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वह इस तरह का प्रोविज़न ना करे, यह फंडामेंटल राइट का
वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है कि जाति के आधार पे भेदभाव करके लोगों को सीट बांटी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्या काम किया, फिर उस जजमेंट के आधार पर राज्य को एक जिम्मेदारी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, है ना, सोशली और एजुकेशनली जो लोग पिछड़े हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, बैकवर्ड हैं, और एसटी और एससी के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। यह बात बस बोली गई है, बाकी आप सभी कास्ट के लिए सीट रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो जो भी स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने चाहिए। और एसटी एससी जो पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उनके लिए आप स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए नहीं कर सकते हैं। यह एक डिसीजन में आया। ठीक है, तो ये 15/4 के डिसीजन में यही आया था कि, है ना, फिर क्या काम किया गया बच्चों, जो हमारे ओरिजिनल जो संविधान था, है ना, मूल संविधान था, वहाँ पे 15/3 तक दिया गया था। पर बाद में एक संशोधन किया गया, उस संशोधन में 15/4 जोड़ा गया और उसमें बोल दिया गया कि राज्य जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और एससी एसटी के उत्थान के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं, बस, है ना। तो इतना उन्होंने डिसीजन में दे दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के जितने भी राज्य थे वह कोई भी अगर कोई लॉ बनाते थे तो इस डिसीजन को ध्यान में रखकर बनाते थे। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब बच्चों 15/5 यह भी बच्चों 2005 के समय में ऐड किया गया था। यह भी हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था। ओरिजिनल संविधान का मतलब या मूल संविधान का मतलब यह होता है कि 1950 26 जनवरी 1950 में हमारा पूरा संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। लगभग हम यह कह सकते हैं कंप्लीट बन के लागू हो गया था। तो जब जिस दिन लागू हुआ था हमारा संविधान, उस समय ना तो 15/5 था और ना ही 15/4 था, वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो आप इनका नाम बता सकते हो। अब देखिए बच्चों, 15/5 की बात है। 2005 में क्या काम किया गया, 93, है ना, 93 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया गया। और इसमें क्या बात बोली गई इसको आप बहुत अच्छे से समझना। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, है ना, पिछड़े वर्ग है, एससी है, एससी एसटी को सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, साथ में निजी शैक्षणिक संस्थाओं, प्राइवेट एजुकेशनल संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम और एक बहुत ही बड़ा एक संशोधन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह अमेंडमेंट था। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ने देखा होगा एसटी एससी ओबीसी के लोगों को आईआईटी एनआईटीज़ और बड़े बड़े जो प्राइवेट एजुकेशनल संस्थाएं होती हैं उनमें आरक्षण देने की बात कही गई। पहले बच्चों ऐसे प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता था। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पर 2005 में एक डिसीज़न, इस तरीके का संविधान संशोधन किया गया और वहाँ से देना शुरू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर मैंने रिजर्वेशन की जो बात कही 15/5 में, ठीक है, कि जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली और शैक्षणिक दृष्टि से बैकवर्ड हैं, उनको एसटी एससी और ओबीसी के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, है ना, और प्राइवेट सेक्टर के जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशनली, वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है। आपको ये चीज़ याद रखनी, यहाँ पर मैंने जो भी अभी बोला यह बात जितने भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए बने होते हैं, वहाँ पर 15/5 लागू नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
बहुत ही अच्छा फैक्ट है ना। आपसे पूछा जा सकता है, क्या ST SC OBC के लोगों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, क्या उनके जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर क्या 15/5 की बात लागू होती है? तो नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, चलिए अब ये जितना भी मैंने आर्टिकल आपको बताया है, ये 15 का नेचर कैसा है ना, इसका नेचर, प्रकृति कैसी है इसकी। तो बच्चों ये केवल ओनली भारत के नागरिकों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। मैंने बोल दिया कि केवल भारत के नागरिकों के लिए, मतलब यहाँ पर जितनी भी बातें की गई हैं वो विदेशी लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, विदेशी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आर्टिकल 15 में जो भी बातें कही गई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों आप मान के चलिए आपने ये क्लासेस अटेंड की, पूरा देखा है, तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होने वाले। फिर वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर वो आर्टिकल 15 से आया तो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।